हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर में पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। इसके अंदर हम यूनिट 3 की बात कर रहे थे, नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स के बारे में। तो आज हम लास्ट जो है वो डिजीज के बारे में बात करेंगे, नर्वस सिस्टम के। तो यहाँ पे है स्ट्रोक। तो स्ट्रोक की हम पैथोफिजियोलॉजी के बारे में जो है आज बात करने वाले हैं। इससे पहले इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन, आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे कि स्ट्रोक जो है इसके अंदर जनरली क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो एक ब्रेन का कोई पार्ट होता है वहाँ पे जो ब्लड की सप्लाई होती है वो चेंज इंटरप्ट हो जाती है या फिर बहुत ही ज़्यादा कम होने लग जाती है सप्लाई ब्लड की, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्रेन के टिश्यूज में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की भी कमी जो है वो दिखने लग जाती है। इसके बाद में इसमें क्या होता है कि सडन जो है वो इसमें वीकनेस आने लग जाती है, इसकी वजह से नंबनेस होने लग जाती है, पैरालिसिस जो है वो होने लग जाता है, और स्पीच मतलब बोलने में भी प्रॉब्लम होती है, विजन प्रॉब्लम्स होती है, और ये सारी जो है वो प्रॉब्लम्स स्ट्रोक में देखने को मिलती है ब्लड फ्लो के इंटरप्शन की वजह से। इसके बाद में हम इसके टाइप्स की बात करें तो ये दो टाइप्स के जो है स्ट्रोक देखे जाते हैं। पहला है इस्केमिक स्ट्रोक, दूसरा है हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप का स्ट्रोक होता है। इसके अंदर जनरली क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर प्लाक जो है वो जमा होने लग जाता है, ब्लड क्लॉट्स या फिर दूसरे पार्टिकल्स जो है वो जमा होने लग जाते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, जिससे कि ब्लड फ्लो जो है वो नहीं हो पाता है ब्रेन में सही से। इसके बाद दूसरा है हेमरेजिक स्ट्रोक। इसके अंदर एक पर्टिकुलर जो आर्टरीज या फिर ब्लड वेसल्स होते हैं ब्रेन के, इसके अंदर जो है वो लीक हो जाता है ब्लड या फिर रप्चर हो जाती है आर्टरीज की वजह से, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो लीक ब्लड होता है वो प्रेशर जो है वो पुट करता है ब्रेन के सेल्स में, जो कि डैमेज करते हैं उसको। इसके बाद में हम इसकी कॉजेज या इटियोलॉजी की बात करें तो इटियोलॉजी में फर्स्ट है एज फैक्टर पे डिपेंड करती है, दूसरा जेंडर पे, तीसरा है हेरिडिटी भी होता है ये, या फिर हाई फाइब्रिनोजन की वजह से भी जो है ये स्ट्रोक हो सकता है। दूसरा है ओवरवेट या फिर ओबीस को होता है उसको भी जो है वो इसका खतरा रहता है होने का। तीसरा है किसी भी टाइप की जो है एक्टिविटी नहीं होती है, जब बॉडी में फिजिकल इनएक्टिविटी रहती है तब भी होता है। और उसके बाद है कि जिसको हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की भी जो है प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से भी इसका खतरा रहता है। और उसके बाद में है इसका कॉज हार्ट डिजीजेज अगर किसी को होती है, एट्रियल फिब्रिलेशन, हार्ट फेलियर या एंडोकार्डाइटिस। इसके बाद है हाइपरलिपिडेमिया, अगर किसी के अंदर लिपिड जो लेवल्स होते हैं लिपिड के वो भी ज़्यादा होते हैं तो उसकी वजह से भी जो है ये स्ट्रोक होने का खतरा रहता है। इसके बाद है स्मोकिंग या फिर कोई अल्कोहल जो है कंजम्पशन ज़्यादा करता है, और फिर है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है वो कोई ज़्यादा मात्रा में यूज़ करता है, या फिर सोशल डिप्राइवेशन। तो ये सारे जो इसके कॉजेज होते हैं। इसके बाद हम इसके पैथोजेनेसिस की बात करें कि किस प्रोसेस के द्वारा ये जो है वो कॉज होता है। तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स दो तरह की कंडीशन जो है वो हमने पहले भी देखी कि हो सकती है। पहला है कि या तो ब्लड वेसल्स में प्लाक जो है वो बिल्डअप हो जाता है, जिसे हम इवेंचुअली थ्रोम्बस बोलते हैं। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि ब्लड फ्लो जो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा हो जाती है ब्लड फ्लो के अंदर। और दूसरी तरफ क्या हो जाता है, या तो अगर वेसल जो है ब्लड वेसल वहाँ से ब्लड जो है उसका लॉस हो जाता है उसकी लीकेज की वजह से। इसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो है वो इनएडिक्वेट अमाउंट में होने लग जाती है सेरेब्रल टिश्यू में। तो इन दोनों कंडीशंस की वजह से फर्दर क्या होता है, सेरेब्रल हाइपोपरफ्यूजन। इसके अंदर क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो है वो कम अमाउंट में होता है सेरेब्रल एरियाज में। इसकी वजह से फाइनली क्या होता है कि जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की जो डिलीवरी होती है ब्रेन में वो भी नहीं हो पाती है रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो के कारण। इसकी वजह से इवेंचुअली क्या होता है कि टिश्यू हाइपोक्सिया और सेलुलर स्टार्वेशन, ऑक्सीजन की कमी जो है वो होने लग जाती है टिश्यूज में। इसकी वजह से इवेंचुअली क्या होता है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। इसके बाद हम इसके साइंस और सिम्टम्स की बात करें तो पहला है कि सेंसेशन नहीं रहता है जहाँ पे अफेक्टेड एरिया होता है। दूसरा है वीकनेस हो जाती है। उसके बाद है कि सडन चेंज हो जाता है आइज़ के विजन में। और इसके बाद है कि सीवियर हेडेक होने लग जाता है या फिर डिजीनेस जो है वो होने लग जाती है। कोऑर्डिनेशन या मूवमेंट में जो है वो प्रॉब्लम्स होती है, इम्प्रॉपर बैलेंस होता है, और टॉकिंग में या फिर अपने थॉट्स या वर्ड्स एक्सप्रेस करने में भी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है इसकी वजह से। इसके बाद हम इसके डायग्नोस की बात करें कि हम इसको किस तरह से डायग्नोस करते हैं, कौन कौन से टेस्ट करते हैं।
तो पहला है ब्लड टेस्ट करते हैं, जिसके अंदर हम हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल देखते हैं और शुगर लेवल देखते हैं, ब्लड क्लॉटिंग टाइम जो है, इन सबको हम डिटेक्ट करते हैं। दूसरा टेस्ट है ब्रेन इमेजिंग टेस्ट। तो ये जो है वो 3 तरह के टेस्ट होते हैं। पहला है सिटी स्कैन, दूसरा है एमआरआई, तीसरा है एमआरए। तो सिटी स्कैन जो है वो क्या करता है, ब्रेन में जो ब्लीडिंग होती है उसको डिटेक्ट करने का काम करता है। एमआरआई जो है वो डैमेज्ड ब्रेन टिश्यू को डिटेक्ट करने का काम करता है। और एमआरए जो कि होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी, ये ब्लड वेसल्स की जो नैरोइंग होती है उसको विजुअलाइज करने के लिए काम आता है। इसके बाद थर्ड टेस्ट है हार्ट और ब्लड वेसल टेस्ट। इसके अंदर 2 तरह के आते हैं, कैरोटिड अल्ट्रासोनोग्राफी और दूसरा है कैथेटर एंजियोग्राफी या फिर आर्ट्रियोग्राफी। इसके बाद फोर्थ टेस्ट है लेग अल्ट्रासाउंड, फिफ्थ है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, सिक्स्थ है ट्रांसक्रेनियल डॉपलर। तो ये सब जो है वो इसके टेस्ट के द्वारा हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो पहला है एस्पिरिन। एस्पिरिन जो है वो स्ट्रोक के रिस्क को रिड्यूस कर देती है 13% तक। उसके बाद हम डेफिनेट थेरेपी देते हैं इनिशियल आवर्स में ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए। तो 2 तरह से हम ब्लॉकेज को जो है वो इसमें रिमूव कर सकते हैं। पहला कि हम जो क्लॉट्स हैं उनको ब्रेक कर दे, जिसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोलाइसिस, या फिर क्लॉट को जो है वो हम रिमूव कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं थ्रोम्बेक्टोमी। इसके बाद में नेक्स्ट जो मैनेजमेंट का जो है वो है प्रोसेस सर्जरी का। उसके बाद नेक्स्ट है कि हम हाई बीपी, जिनको हाइपरटेंशन की दिक्कत होती है, उसको हम कंट्रोल कर लें। उसके बाद है कि नेक्स्ट अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो तो उसको हम लोअर करते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल को, और उसको डाइट जो है वो हम देते हैं सैचुरेटेड फैट की। और इसके बाद में है कि शुगर और ऑक्सीजन जो लेवल्स होते हैं उसको भी हम कंट्रोल करते हैं। या फिर जो कोई टबैको यूज़ करता है डेली लाइफ में उसको क्विट करके हम इसका मैनेज कर सकते हैं, और डायबिटीज़ को कंट्रोल करके इसको मैनेज कर सकते हैं, और एक हेल्दी वेट को मेंटेन करके। इसके बाद है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो हम ज़्यादा लें अगर डाइट में, या फिर रिहेबिलिटेशन जो है इससे भी मैनेज कर सकते हैं। और कुछ प्रिवेंटिव मेडिकेशंस भी जो है वो दी जाती है, जैसे एंटीकोएगुलेंट्स या एंटीप्लेटलेट ड्रग्स। तो इन सब चीज़ों से हम इसको मैनेज कर सकते हैं या ट्रीट कर सकते हैं। सो गाइज ये थी पैथोफिजियोलॉजी स्ट्रोक की, और इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी, एंड हिट द बेल आइकन हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।